राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सुमन की माँ सुष्मिता अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए सुमन सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। सुमन सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। सुमन दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। वो काली और बहुत बदसूरत थी, जिस वजह से उसे अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली बबीता काकी कपड़े सिलाने आती है। सुमन, ये मेरी बिटिया का लहंगा है। तुम उसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और निखर जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत शुभकामनाएं काकी। अरे तो कब करेगी ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की कई लड़कियों के तो बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, लगता है मेरी इन हथेलियों में दूसरों का लहंगा ही सिलना लिखा है। इतना बोलते ही सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे सुमन बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल शादी को लेकर 36 चोचले होते हैं, पर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है, और तेरा काला पक्का रंग, ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बबीता काकी वहाँ से चली जाती हैं। बबीता काकी के जाने के बाद सुमन अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, सबकी तरह बातों ही बातों में बबीता काकी भी मेरे काले रंग पर ताने कसकर चली गई। फिर सुमन लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना अच्छा लहंगा सिला है मैंने। जब मौली इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। यही सोचकर सुमन उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने मौली सुमन के घर आती है और सुमन को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने काले बदन पर मेरे इस लहंगे को पहनने की? तो जैसे गरीब भिखारन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। फटे पुराने कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल, मेरा लहंगा दे। मौली की बातें सुमन के दिल को चीर कर रख देती हैं। सुमन रोते हुए मौली को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएंगी, पर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अर्चन बनकर बैठा है, जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक बनाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे तू अब दे रहा है? सुमन लगातार रोए जा रही थी। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर सुष्मिता की आंखें खुल जाती है और वो बैठकर सुमन से कहती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं, मन से सुंदर होता है। मेरी बिटिया रानी तो मन और दिल दोनों से बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसे और रूप का पट्टी चढ़ा रहता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुष्मिता को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई सुमन के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता। बड़ी मुश्किल से सुमन के लिए एक रिश्ता मिलता है। वो लोग सुमन को देखने घर आते हैं। सुमन हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने जाती है। अरे हाय हाय, ये कैसी बेटी है आपकी? कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान? माफ करना बहन जी, मैं रिश्ता नहीं कर सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। ये आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं तो मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा, पर उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो।
हाँ, मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ, आपने उन्हें हाँ क्यों कर दी माँ? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उसकी फिक्र मत कर बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं, अब और नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी माँ थोड़ी लालची है बस, लेकिन वो भी दिल की बहुत भली औरत है। एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू अभी अपने सिलाई का काम कर, अभी मुझे बहुत काम है, अभी मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना कहकर सुष्मिता घर के कागजात लेकर गिरवी रखने जमींदार के पास चली जाती है। मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक, 5 लाख रुपए तक मिल जाते तो आपकी बहुत कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर पूरा घर बेच भी दोगी तब भी तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। शुक्रिया मालिक, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुष्मिता वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे शादी का वक्त पास आने लगा था। कल शादी का दिन है, अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर कैसे होगा सब कुछ? सुमन ये सब सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर सुमन के घर आती हैं। सुमन अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहन सिंपल सा तैयार होकर उनके सामने जाती है। अरे ये क्या? होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना सूखा, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे तुम ही सिलती हो और अपने लिए एक लहंगा नहीं सिलवाया गया। वैसे सुमन, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली तुमने? कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। इसी तरह से गांव के सभी औरतें सुमन का खूब मजाक उड़ाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद सुमन झटपट सिलाई मशीन पर बैठकर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखते हुए निराश मन से सुमन कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने मुझे ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास अच्छा सा एक लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। सुमन ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों से आंसू उसके लहंगे पर गिर जाते हैं और एक चमत्कार होता है। फटा हुआ लहंगा एकदम से खूबसूरत लहंगे में बदल गया। सुमन अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, आखिर अचानक से ये इतने सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? आखिर जैसे भी ये हुआ हो, सुमन अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है और शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर इतना सुंदर लहंगा भी मेरे काले रंग को नहीं छुपा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर होती। सुमन के इतना बोलते ही वो खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो एक परी सी दिखने लगती है। क्या ये मेरा ही रूप है? लेकिन मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी उसकी नजर उसके चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसकी जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। हो ना हो ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? ए मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम अपने जादू से मुझे मेरी शादी के लिए सजने संवरने का सामान और गहने दे सकते हो? सुमन के इतना बोलते ही वहाँ पर सजने संवरने का सामान और गहने अपने आप आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सुमन की माँ आ जाती है। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। छोटे सेठ से लेकर बड़े सेठ, सरपंच से लेकर पंच, मैं हर जगह गई पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कहीं तेरी बारात चौखट से ना लौट जाए। माँ, अब आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारात के आने का समय हो रहा है और अब आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम चुटकियों में पूरी कर देंगे। पर कैसे बेटी?
बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है। हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है, उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। सुमन के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपए और सिक्कों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर सुष्मिता हैरान हो जाती है। फिर सुमन अपनी माँ को जादुई लहंगे के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जय हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। सुमन, मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब बस देखना बेटी, मैं तेरी शादी कितने धूमधाम से करती हूँ। सुष्मिता उन पैसों से बहुत ही अच्छी शादी की तैयारी करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। शादी की इतनी अच्छी तैयारी देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि तभी सुमन भी आती है। अरे बेटा, ये हमारी बहू है ना? ये तो चाय पत्ती से काली थी, अचानक से इसका रंग कैसे निखर गया? ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं? और फिर बहुत धूमधाम से सुमन और अजय की शादी पूरी हो जाती है और सुमन अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में सुमन और पूजा नाम की दो चचेरी बहनें रहती थी। सुमन और पूजा थी तो दोनों चचेरी बहनें, लेकिन उनके बीच प्यार बहुत ज्यादा था। माही की चाची रीता काफी दिनों से बीमार बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे। घर के बड़ी बेटी होने के नाते सोनम घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करने लगी। लेकिन वो चाहती थी कि उसकी बहन पूजा खूब पढ़ाई करे और चाचा चाची का नाम रोशन करे। एक दिन की बात है, सुमन की चाची की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटी, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं चाची, ये आप क्या कह रही हो? अभी तो आपको काफी साल जीना है। नहीं बेटा, सोनम, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम मेरी जेठानी की बेटी होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम बहुत ही अच्छी हो सोनम। मेरे जाने के बाद तुम मेरी पूजा बिटिया का ध्यान रखना। उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, क्योंकि वो ना समझ है, तुम्हारी तरह समझदार नहीं। ये कहते हुए रीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बहनें रीता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, पर होने को कौन टाल सकता है। अब दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पूजा स्कूल से उदास होकर घर लौटी और सोनम से बोली, दीदी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। कक्षा में पढ़ने वाले सभी लड़कियों के पास मोबाइल फोन है, पर मेरे पास नहीं। तुम तो जानती हो पूजा, बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्चा चल पाता है और मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी मुश्किल से दे पाती हूँ। तुम लड़कियों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम तो मेरी समझदार बहन हो ना, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है दीदी, अब से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, दूसरों की बातों पर नहीं। ये हुई ना बात। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले चलती हूँ। मेला? अरे वाह, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बहन घूमते घूमते मेले में पहुँच गयी। मेले में बड़े बड़े झूले और चाट पकौड़ी के ठेले लगे हुए थे। दोनों बहनों ने वहाँ खूब मस्ती की और समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। उसके बाद दोनों बहनें घर लौटने लगी। तभी उन्हें रास्ते में घायल खरगोश दिखाई दिया। घायल खरगोश को देखकर सोनम बोली, अरे, इस खरगोश को तो बहुत चोट लगी है। एक काम करते हैं, इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। ठीक है दीदी, वैसे भी रात होने वाली है, जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं पूजा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रुको, पहले मैं इस खरगोश को अपनी गोद में उठा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए सोनम ने जख्मी खरगोश को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर सोनम ने खरगोश के जख्म पर मरहम पट्टी बांधी और हरी घास खाने को दी। दोनों बहनें खरगोश का खूब ख्याल रखती है। कुछ देर बाद खरगोश उछलते कूदते वहाँ से जाने लगा। तभी पूजा बोली, अरे दीदी देखो, वो खरगोश यहाँ से जा रहा है, उसे पकड़ो, चलो पकड़ो उसे।
कोई बात नहीं पूजा, उसे जाने दो, वो अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता है। चलो तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो और बाकी का काम मैं निपटा लेती हूँ। फिर काफी समय गुजर जाने के बाद वो खरगोश वापस आता है। ये देख सोनम हैरानी से बोली, अरे प्यारे खरगोश, तुम तो वापस लौट आए, जाओ अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। तभी खरगोश ने कहा, सोनम, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, चलो मेरे साथ, हमारे पास समय बहुत कम है। अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, पर मेरे साथ अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। खरगोश को इस तरह बोलता हुआ देख पूजा बोली, अरे वाह, मैंने ऐसा बोलता हुआ खरगोश पहले कभी नहीं देखा। ये समय बात करने का नहीं है, जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है प्यारे खरगोश, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। ऐसा कहकर दोनों बहनें खरगोश का पीछा करने लगी। उछलते कूदते उन्हें खरगोश जंगल में ले गया। खरगोश का पीछा करते करते दोनों बहनें जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच गई। ये देख सोनम बोली, अरे खरगोश, तुम हमें ये कहाँ ले आए हो? दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये खरगोश हमें जंगल में क्यों लेकर आया है? कहीं ये खरगोश कोई भूत तो नहीं? चलो दीदी, घर लौट चलते हैं। हाँ पूजा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है। ये कहते हुए दोनों बहनें वहाँ से भागने लगी। तभी खरगोश ने कहा, रुक जाओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? देखो यहाँ गहरे गड्ढे में मेरी बहन गिर गई है, जल्दी से मेरी बहन को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। खरगोश की बात सुन दोनों बहनें रुक गई और सोनम बोली, तुम्हारी बहन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सोनम, दरअसल हम दो परी बहनें हैं और एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें खरगोश बना दिया, जल्दी से मेरी बहन को इस गड्ढे से बाहर निकालो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी बहन को गड्ढे से बाहर निकालती हूँ। दीदी रुको, मुझे तो ये इनकी कोई चाल लगती है, चलो यहाँ से, वरना बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन सोनम पूजा की एक बात नहीं सुनती। नहीं पूजा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तुम यहीं रुको। इतना कहकर सोनम बड़ी मुश्किल से गहरे गड्ढे से खरगोश को बाहर निकालती है। खरगोश ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनम, तुमने हम दोनों परियों की जान बचाई। क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकती हो? दरअसल हम जादुई छड़ी के बिना अपना असली रूप नहीं ले सकते और न ही परी लोग जा सकते हैं। क्या तुम हमारी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं, पर आपकी जादुई छड़ी है कहाँ? ये तो हमें भी नहीं पता। जब हम उस दुष्ट जादूगरनी से लड़ रहे थे तब पता नहीं जादुई छड़ी कहाँ गिर गई। इससे पहले जादूगरनी हमारा पता लगाकर हमें कोई नुकसान पहुँचाए, हमें जादुई छड़ी ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी छड़ी ढूंढते हैं। मुझे लगता है इसी जंगल में कहीं होगी। आप लोग तब तक किसी गुप्त स्थान पर छिप जाइए, तब तक मैं जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। चलो पूजा। ठीक है सोनम, हम तुम्हारा झाड़ी के पीछे इंतजार करेंगे, जल्दी आना। तुम्हें वो जादुई छड़ी ढूंढनी होगी, नहीं तो हम वापस परीलोक नहीं जा पाएंगे। उसके बाद सोनम और पूजा ने जादुई छड़ी की तलाश में जंगल का हर कोना और हर एक हिस्सा छान मारा, लेकिन तभी दोनों बहनों को कुछ ही दूरी पर चमकती हुई कोई चीज नजर आई। वो दोनों दौड़ती हुई चमकती हुई चीज के पास गई तो उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे ये तो परी की जादुई छड़ी है, शुक्र है आखिर मिल ही गई। हाँ दीदी जल्दी चलो, देखना जादुई छड़ी मिलते ही परी खुश होकर हमें कोई जादुई उपहार देंगी। अब जल्दी चलो क्योंकि ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। फिर दोनों बहनें खुश होते हुए जादुई छड़ी लेकर उसी जगह आ पहुंची जहां दोनों परियां छिपकर उनका इंतजार कर रही थी। जादुई छड़ी की शक्ति से दोनों परियां अपने रूप में वापस आ गयी। तुम दोनों बहनों ने हमारी बहुत मदद की, हम दोनों तुम्हारे आभारी हैं। इसलिए परी लोग जाने से पहले हम दोनों परी बहनें तुम्हें एक जादुई उपहार देना चाहते हैं। फिर दोनों परियां दो जादुई फ्रॉक देती हुई बोली, ये लो सोनम और पूजा, ये दो जादुई फ्रॉक है, तुम इसे किसी खुले स्थान पर रख देना, उसके बाद तुम फ्रॉक का जादू देखना। अब हम चलते हैं, हमें जादूगरनी का खात्मा भी करना है। इतना कहकर दोनों परियां वहाँ से गायब हो गयी। वहीं दोनों बहनें अपना अपना जादुई फ्रॉक लेकर खुले स्थान पर गयी और वहाँ पर रख दिया। पलक झपकते ही दोनों फ्रॉक बड़े विशाल फ्रॉक घर में बदल गए। ये देखकर पूजा खुश होते हुए बोली, अरे वाह दीदी, मैंने ऐसा फ्रॉक का घर कहीं नहीं देखा, चलो अंदर चलकर देखते हैं।
उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने जादुई फ्रॉक के घर के अंदर गई। जादुई फ्रॉक के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत थी। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादुई फ्रॉक के घर में रखे धन दौलत से सोनम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगी। वहीं दूसरी तरफ पूजा ढेर सारी धन दौलत देखकर लालच में अंधी और घमंडी हो गई। और इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी दीदी सोनम से भी बात करना बंद कर दिया। वो बस सारा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती और शॉपिंग करती। एक दिन पूजा शॉपिंग करके जादुई फ्रॉक घर में जा रही थी। तभी पूजा को जादुई फ्रॉक घर के बाहर एक भिखारिन औरत मिली। बिटिया, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मेरा बच्चा बीमार है, उसके लिए दवाई लानी है। चल हट यहाँ से, मेरे पास कौन सा पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो उसमें से तोड़कर तुझे दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, बस भीख मांगने चले आते हैं। ये बोलते हुए पूजा उस भिखारिन को भला बुरा बोलने लगी। उसकी इस हरकत से जादुई फ्रॉक घर बहुत नाराज हो गया। फिर वो जादुई फ्रॉक का घर बोला, पूजा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उस गरीब औरत की मदद नहीं की। जब से तुम्हें ये जादुई फ्रॉक घर मिला है, तुमने अभी तक किसी की भी मदद नहीं की। ये गलत बात है। अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा इस्तेमाल अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए करूंगी, दूसरों के लिए नहीं, समझे? पूजा की बात सुनकर जादुई फ्रॉक घर को बहुत गुस्सा आया और वहाँ से वो हमेशा के लिए गायब हो गया। जादुई फ्रॉक घर गायब होते ही पूजा के पास जो कुछ भी था वो सब छिन गया और वो बहुत ही गरीब हो गई। और वो रोते रोते मदद मांगने सोनम के जादुई फ्रॉक घर के अंदर जाने लगी। लेकिन जादुई फ्रॉक घर में कदम रखते ही पूजा को जोरदार बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए अपनी दीदी को पुकारने लगी। दीदी, दीदी जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो दीदी। पूजा की बात सुनते ही सोनम दौड़ती हुई जादुई फ्रॉक घर से बाहर आई और बोली, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो और तुम ऐसी हालत में क्यों हो? पूजा रोते हुए अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताती है, जिसे सुन सोनम बोली, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पता है ना कि लालच करना कितनी बुरी बात है। लालच की वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। ठीक है पूजा, अगर सुबह को भोला शाम को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। आओ मेरे साथ, मेरे घर के अंदर आओ, अब से तुम मेरे साथ रहना। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी जादुई फ्रॉक घर में रहने लगी।